Hello, good morning, students. Now we will start with chapter number 15, that is plant growth regulators. अब इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग का पोर्शन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से पहले का जितना भी पोर्शन है वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है. उसके बाद वाला पोर्शन जो है प्लांट हार्मोन्स वाला दैट इज़ इन आवर सिलेबस, सो आई विल फोकस ऑन दैट पार्ट. क्योंकि अभी हमारा मेन एम्फोसिस है सिलेबस को फिनिश करना. तो अभी जितने टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं आई वुड फर्स्ट ट्राई टू कवर देम. एक बार वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर टाइम परमिट करेगा तो जो डिलीटेड पोर्शंस हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगी, स्पेशली जो बच्चे नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलेबस जो कम हुआ है वो सिर्फ इसी सेशन के लिए. आप लोगों ने नीट नेक्स्ट ईयर में देना है तब पूरा सिलेबस आएगा. तो अगर टाइम परमिट करेगा तो वी विल डू दैट. So now let's focus on the portion which is there for the school exam. So I'm starting with this portion of plant growth regulators or plant hormones. Now, first of all, I would like to thank bankofbiology.com because I'm using their PDF only for teaching purpose. बच्चे, अगर आप लोगों को याद हो, आपने क्लास 10th में साइंस में ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत आपने फोटोट्रोपिज्म और ये प्लांट हार्मोन्स यू हैव डन ऑल दैट. बट नाउ वी हैव टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ दीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन डिटेल. तो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स. नाउ वी नो हार्मोन्स क्या होते हैं. दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी. हार्मोन हो चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो, केमिकल होगा जो कि प्लांट या एनिमल स्मॉल क्वांटिटी में बना रहा है, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, दैट विल बी कॉल्ड हार्मोन. तो ये जो प्लांट हार्मोन है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जिसको हम शॉर्ट में पीजीआर कहते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट इज वी कैन प्लेस देम इन द फर्स्ट कैटेगरी. कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मीन्स वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, सेल डिवीजन का रेट इन्हांस कर देंगे, ठीक है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग में हेल्प करते हैं. तो जो भी हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को फेवर करते हैं, इंक्रीज करते हैं ग्रोथ रेट को, दे हैव बीन प्लेस्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी. तो टोटल 5 हार्मोन्स हैं. तो उसमें से फर्स्ट 3 हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो है दे विल बी कमिंग इन द फर्स्ट कैटेगरी. उसके बाद सेकेंड कैटेगरी होती है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट दीज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ये प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं. इनहिबिट वर्ड तो इंग्लिश का वर्ड है, मीन स्टॉप करते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं. सो ऐसे भी कुछ हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं. उसमें वी हैव एब्सिसिक एसिड, स्पेशली नॉट इथिलीन. एब्सिसिक एसिड इस कैटेगरी को बिलोंग करता है. सो वी कैन डिवाइड द प्लांट हार्मोन्स इनटू 2 कैटेगरी, आइदर दे कुड बी ग्रोथ प्रमोटर्स और दे कुड बी ग्रोथ इनहिबिटर्स. उसके बाद जो हमने फर्स्ट हार्मोन डिस्कस करना है दैट इज ऑक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. तो अब जब भी हम किसी हार्मोन को डिस्कस करेंगे तो हमें उसे 3 मेन हेडिंग्स में डिस्कस करना है. फर्स्ट है वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स डिस्कवरी, कि वो हार्मोन कैसे डिस्कवर हुआ. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है कि what type of chemical structure the hormone is having. And third heading would be function. तो उसमें 4 या 5 functions हैं हर हार्मोन के, दैट वी हैव टू डिस्कस. तो आप अपने कॉपीज़ में नोट्स बना लेना. मैं आपको किसी अच्छे स्टूडेंट की लास्ट ईयर की कॉपी के पेजेस भेज भी दूंगी आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे. तो प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, क्योंकि इसको पॉइंट वाइज ही लर्न करना है. दैट इज़ द ओनली बेस्ट वे टू लर्न दीज हार्मोन. तो टॉकिंग अबाउट ऑक्सिन, उसकी हम डिस्कवरी देखते हैं कैसे होता है. आपने क्लास 10th में एक फिनोमिनन पढ़ा था, फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है दैट द शूट ऑफ द प्लांट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड टूवर्ड्स दी सनलाइट. फोटो वर्ड का मतलब होता है सनलाइट, ट्रोपिज्म मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट. तो जिस भी डायरेक्शन से सन की एनर्जी आ रही है, प्लांट का जो स्टेम है उसी डायरेक्शन में बेंड कर जाता है. सबसे अच्छा फोटोट्रोपिज्म हमें नज़र आता है सनफ्लावर में. उसका नाम ही सनफ्लावर इसलिए क्योंकि जो उसका फ्लावर होता है, जिस डायरेक्शन से सन की लाइट आती है उसी डायरेक्शन में वो बेंड हो जाता है. तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं. और फोटोट्रोपिज्म का रीज़न भी आपकी क्लास 10 में मेंशन है. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, आपने क्लास 10 में आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो ये प्लांट का स्टेम है, लेट्स से इस साइड से लाइट आ रही है तो ये वाला स्टेम का पार्ट लाइट को फेस कर रहा है, मीन्स ये इल्यूमिनेटेड पोर्शन है. और ये वाला शेड में पोर्शन है, दूसरे साइड तो उसकी शेड आ जाएगी. ये वाली साइड तो सनलाइट को फेस कर रही है, दूसरी साइड डार्क और वी कैन से शेड वाला एरिया है. तो जो एरिया हमें पता है प्लांट की जो शूट की टिप होती है, इट प्रिपेयर्स अ हार्मोन ऑक्सिन. नाउ दिस ऑक्सिन ये ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है शेडेड वाले पोर्शन में.
और ऑक्सिन का फंक्शन होता है दैट इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ सेल डिविजन। तो जितना ज़्यादा सेल डिवाइड करेगी, आप इमेजिन करो स्टार्टिंग में ये बिल्कुल ऐसे था, दोनों साइड्स इक्वल हैं, अब एक साइड पे ज़्यादा ऑक्सिन बन रहा है, इधर वाली साइड पे भी ऑक्सिन है बट कंपैरेटिवली लेस अमाउंट। तो ये वाली जो शेडी साइड है वहाँ पे सेल्स का रेट ऑफ डिविजन ऑफ सेल्स फास्टर है। ये वाली जो इल्यूमिनेटेड साइड है वहाँ पे भी सेल्स डिवाइड कर रही हैं बट कंपैरेटिवली स्लोअर है। तो आप इमेजिन करो आपके पास पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर था, दोनों साइड्स बराबर थी, अब एक साइड ज़्यादा रेट पे ग्रो कर रही है, दूसरी साइड कम रेट पे ग्रो कर रही है। तो उसका रिजल्ट होगा कि जिस भी साइड से लाइट आ रही है वो उस डायरेक्शन में बेंड हो जाता है स्टेम। सो दिस इज़ द रीज़न वाई ऑक्सिन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। तो चार्ल्स डार्विन है, आप सब लोगों ने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है, बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपने 10th क्लास में इनकी पढ़ी है। तो ही वॉज वर्किंग ऑन द कोलियोप्टाइल प्लांट। ये कुछ ग्रासेस के कोलियोप्टाइल्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे थे, मतलब जो शूट टिप होता है मोनोकॉट्स का, ग्रासेस का। एंड ही कुड फाउंड कि जो स्टेम का टिप है ये फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमने इस टिप को कट कर दिया तो यहाँ पे देखो अब ये बेंडिंग नहीं शो कर रहा। ओके, यहाँ पे एनसीईआरटी में जो सी वाला डायग्राम है इसमें इनको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर जो तरीका था कि उन्होंने टिप को कट किया और बीच में एक अगार ब्लॉक, एग्रोज ब्लॉक यहाँ पे रखा और उसके ऊपर वो टिप रख दिया। तो जब आपने शू टिप कट कर दिया, बीच में एग्रोज का ब्लॉक रख दिया, जेल का ब्लॉक रख दिया, तो जेल के ब्लॉक से भी ऑक्सीजन जो है वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर से वो बेंडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब जब हमने कट किया तब तो वो बेंडिंग शो नहीं कर रहा, जब वो इंटैक्ट है देन इट इज शोइंग बेंडिंग, या एग्रोस जेल के ऊपर रखा है तब भी बेंडिंग शो कर रहा है। सो दिस क्लियरली प्रूफ कि जो स्टेम का टिप है वो कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना रहा है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ द स्टेम, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। फिर बाद में एक साइंटिस्ट थे F.W. वेंट, उन्होंने इसको पूरा केमिकल को आइसोलेट किया, क्रिस्टलाइज फॉर्म में उसको आइसोलेट किया और वहाँ से फिर उसका नेम जो है ऑक्सिन हुआ। लेकिन जो ऑक्सिन है प्लांट्स में तो ये चल ही रहा था, बट फर्स्ट टाइम ये जो आइसोलेट हुआ है ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट हुआ है। नाउ क्वेश्चन मस्ट कम इन योर माइंड कि प्लांट हार्मोन है ह्यूमन बॉडी में कैसे वो मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो आंसर हमें क्वेश्चन का मिलेगा। नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे डबल रिंग वाले मॉलिक्यूल से बनता है। अगर आपको याद हो ये हमारी प्यूरीन रिंग है, चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड में हमने पढ़ा था दो टाइप की नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। तो ये वाली रिंग जो होती है प्यूरीन। तो बहुत सारे ऑक्सिन हार्मोन जो होते हैं ऐसे ही नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर कुछ कुछ मिथाइल इथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, तो ये बन जाता है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी में प्यूरीन प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो ऑक्सिन बहुत सारे टाइप में एग्जिस्ट करता है, तो किसी ना किसी फॉर्म का ऑक्सिन हमारी बॉडी में भी स्मॉल ट्रेसेस अमाउंट में फॉर्म हो जाता है। सो दैट इज वाई इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन बिकॉज इट स्ट्रक्चर मैचेस विद द प्यूरिन रिंग। अब उसके बाद ऑक्सिन हार्मोन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स द हार्मोन्स विच आर मेड बाय द प्लांट। तो यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। इसे हमें लर्न नहीं करना, बट जस्ट सी द फॉर्मूला कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। अगर इसी के ऊपर, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, अगर इस रिंग के ऊपर एसिटिक एसिड अटैच कर देंगे तो वो IAA हो जाएगा। इसी रिंग के ऊपर अगर हम ब्यूटायरिक एसिड अटैच कर देंगे, ब्यूटायरिक एसिड में कितने कार्बन्स होते हैं? 4। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4। तो 4 कार्बन चेन ऐसे अगर अटैच हो जाएगी तो ये हो जाएगा इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं IBA। तो ये जो IA है IBA है, ये नेचुरल ऑक्सिन्स है। नेचुरल ऑक्सिन्स का मतलब है दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। उसके बाद आता है सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन वो होते हैं जो कि हमने फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, जिनका प्लांट में जाके बिल्कुल ऑक्सिन जैसा फंक्शंस वो मिमिक करते हैं। सो दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड सिंथेटिक ऑक्सिन। उसमें वी हैव नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये नेफ्थलीन की रिंग है, उसके ऊपर एसिटिक एसिड वाला ग्रुप अटैच हो गया तो ये बन जाएगा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये वाला अगर ऐसे हम नंबरिंग कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे 2,4-D बड़ा फेमस है, केमिस्ट्री में 12th में ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे। स्ट्रक्चर अभी हमें नहीं लर्न करने, एज एंड व्हेन जब ये केमिस्ट्री में आएंगे तो कीप लर्निंग देम। ये हमारा मॉलिक्यूल है 2,4-D। ओके, so these 2,4-D and NAA they are the synthetic oxins। उसके बाद नाउ लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट। अब इसके हमने फंक्शंस डिस्कस करने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फर्स्ट फंक्शन है
दैट इट इनिशिएट्स रूटिंग इन द स्टेम कटिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स नहीं बनाते हैं, जैसे रोज़ का सीड नहीं होता, तो अगर आपको रोज़ का प्लांट ग्रो करना है तो आप कैसे ग्रो करोगे? उसका स्टेम कट करके यू विल बी पुटिंग इट इन द सॉइल एंड देन यू विल बी गेटिंग अ न्यू प्लांट। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें हम स्टेम कटिंग के थ्रू न्यू प्लांट्स बनाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे जो गार्डनर्स होते हैं उनको बेचारों को टेक्निकल चीज़ें तो नहीं पता, बट मार्केट में एक पाउडर जैसा वाइट कलर का सब्सटेंस आता है जिसको बोलते हैं रूट डेक्स। आप भी परचेज कर सकते हो, इजीली मिल जाता है। अब फार्मर्स, ये जो गार्डनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी उन्होंने स्टेम कटिंग की, शुगर केन है या रोज़ है, तो नीचे की तरफ थोड़ा सा वो पाउडर लगा देते हैं, फिर इस स्टेम को सॉइल में बरी कर देते हैं, तो जल्दी रूट्स बन जाती हैं। अब उनको इतना तो नहीं पता कि ये रूडेक्स क्या है, बस उनको ये पता है कि ये पाउडर अगर हम ऐसे स्टेम के कटे नीचे वाले लोअर एंड पे लगाएंगे, एंड इफ़ वी आर प्लेसिंग दिस स्टेम नाउ इन द सॉइल, देन द रूट्स विल बी फॉर्म्ड ईजिली। बट हमें पता है कि ये जो रूडेक्स है जो मार्केट में मिलता है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन। ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, और ऑक्सिन का फंक्शन होता है कि वो रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो ये जो रूट्स जल्दी से ऐसे फॉर्म हो जाती हैं कटिंग्स में, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। उसके बाद सेकंड है कि कुछ प्लांट्स में, जैसे पाइनएप्पल है, उसमें फ्लावरिंग प्रमोट करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पाइनएप्पल प्लांट, उस बहुत हार्ड है, तो उसमें फ्लावरिंग जो है ये प्रमोट करेगा। उसके बाद ये दो फंक्शन हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम इसको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि ये फ्रूट और लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट करता है। जल्दी से आपकी फ्रूट और लीफ जो है प्लांट से नीचे नहीं गिरेंगे, अगर आप थोड़ा सा ऑक्सीजन उसके ऊपर स्प्रे कर दोगे, देन इट विल नॉट ड्रॉप। एब्सेशन नहीं होने देता, जो ओल्डर लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो शेड नहीं होते हैं अगर हम ऑक्सीजन को स्प्रे कर देते हैं, बट ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, सो वी विल जस्ट रीड देम। सो ये दो फंक्शंस जस्ट हमें ब्रीफ में डिस्कस करने हैं, बट दीज आर नॉट मैंशनड इन योर एनसीईआरटी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले हमने फर्स्ट फंक्शन करना है, सेकंड करना है, फिफ्थ करना है, ठीक है। ये एज पर एनसीईआरटी हमारे मैंशनड है कि जो ऑक्सिन हार्मोन है दैट इज़ नोन फॉर इंड्यूसिंग पार्थिनोकार्पी। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, अगर किसी के दादा दादी नाना नानी हैं, तो आप पूछो आज से 40 ईयर्स पहले, 50 ईयर्स पहले इंडिया में जो बनाना आते थे, उनके अंदर सीड्स होता था, ठीक है। बनाना के अंदर अच्छे खासे बीच में मोटे मोटे सीड्स होते थे, बट आजकल जो मार्केट में बनाना आते हैं, दे आर सीडलेस वैरायटी, बस छोटे छोटे ब्राउन कलर के डॉट्स दिखते हैं, लगता है कि हाँ कुछ सीड जैसा है, बट वो बहुत ही छोटे हैं साइज़ में, और नॉन वाइबल सीड्स हैं। नॉन वाइबल का मतलब है कि अगर आप इन सीड्स को सॉइल में डाल दोगे तो आप वो जर्मिनेट नहीं करेगा, उससे प्लांट नहीं फॉर्म होगा। तो ये जो सीड भी नहीं होते, बस उसका छोटा सा ना स्पॉट जैसा रह जाता है, ब्राउन कलर के बीच में दिखाई देते हैं। तो ये जो वैरायटी मार्केट में आ रही है, ये बनाना की सारी सीडलेस वैरायटी है, और हम किसी भी प्लांट की सीडलेस वैरायटी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिनोमिनन विच इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मीन्स दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिपेयर सीडलेस वैरायटी। बहुत ईजी है, बट इसमें टाइम बहुत लगता है कि जो भी प्लांट है उसके फ्लावर्स के ऊपर हमें ऑक्सीजन का जो सोल्यूशन है वो स्प्रे करना होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन 1% और सर्टेन परसेंटेज डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट, हम फ्लावर्स के ऊपर स्प्रे करेंगे, तो ये जो फ्लावर है वो विदाउट पॉलिनेशन फ्रूट में चेंज हो जाएगा, और ऐसे प्लांट के अंदर सीड्स नहीं बनेंगे। तो ये जो बनाना की वैरायटी आ रही है मार्केट में सीडलेस वाली, this has been prepared with the help of this parthenocarpy, and this parthenocarpy was induced with the help of auxin hormone. Similarly, आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर ट्राइंग हार्ड टू मेक सीडलेस वाटरमेलन। वो चाहते हैं कि वाटरमेलन बिना सीड्स के बन जाए। आपको पता है वाटरमेलन में इतने सारे सीड्स होते हैं, तो उसको खाना या उसका जूस निकालना या स्क्वैश बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर ये सीड्स क्रश हो जाएंगे तो उसका पूरा टेस्ट बिटर हो जाता है। तो वाटरमेलन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। दे आर ट्राइंग टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन द वाटरमेलन, सो दैट वाटरमेलन भी जो है वो सीडलेस वैरायटी हो जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 5 ईयर्स में इंडियन मार्केट्स में या अक्रॉस द ग्लोब वी विल बी हैविंग सीडलेस वाटरमेलन वैरायटी। देन ये वाला फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि इट इज़ यूज एज अ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड एक्चुअली टू बी मोर स्पेसिफिक, ये डाइकॉट प्लांट्स की लीफ को शेड कर सकता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर डाइकॉट, उनकी लीफ को ये शेड कर सकता है। सो वी वर डिस्कसिंग दिस सिक्स्थ फंक्शन कि जो ऑक्सिन्स हैं दे कैन एक्ट एज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब है कि वो प्लांट्स को, स्पेशली डाइकॉट प्लांट्स को किल कर सकते हैं। अभी हमने पीछे लर्न किया था जो 2,4-D है, इट इज़ अ सिंथेटिक ऑक्सिन,
और ये जो 2,4-D है ये डाइकॉट प्लांट्स की लीव्स को शेड कर सकता है. इट कैन एक्ट एज अ हर्बिसाइड. अब आप लोग रिकॉल करो, आपने क्लास 10th एसएसटी में, आई होप आपके उसमें था, आपने एक पढ़ा था चैप्टर जिसमें कि अमेरिका, यूएसए और वियतनाम का वॉर मेंशन्ड है. वहाँ पे आपने एक पढ़ा था आपकी एनसीईआरटी बुक्स में, एसएसटी के टेक्स्ट बुक्स में मेंशन्ड है. एक मॉलिक्यूल का नेम मेंशन था, एजेंट ऑरेंज. वहाँ पे अगर आप रीड करोगे तो उसमें एसएसटी की बुक में मेंशन्ड है कि यूएसए और वियतनाम का जब वॉर व्हेन इट वाज गोइंग ऑन, तो यूएसए के सोल्जर्स दे वर वेरी प्राउडी कि हम तो बहुत बेस्ट आर्मी है वर्ल्ड के, हम वियतनाम को बहुत इजीली हरा देंगे. बट दे कुड नॉट डू दैट बिकॉज वियतनाम के जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वो बहुत घने थे. और उनके जो सोल्जर्स थे वो पेड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर छुपे हुए थे. और उनकी जो यूएसए की आर्मी थी, दे कुड नॉट फाइंड द वियतनामी सोल्जर एंड दे वर नॉट एबल टू विन द वॉर. बहुत कोशिश कर ली, नहीं ढूंढ पा रहे थे, वॉर नहीं जीत पा रहे थे. तो फिर यूएसए के एक बहुत फेमस बॉटनिस्ट को उन्होंने कंसल्ट किया कि कैसे हम जंगलों में जो छुपे हुए हैं वियतनामी सोल्जर्स उनको हम ढूंढ पाएंगे. तो जहाँ यूएसए के बहुत फेमस बॉटनिस्ट की टीम बनी और उन्होंने जो 2,4-D है, जो कि एक टाइप का सिंथेटिक ऑक्सीजन है, लार्ज स्केल पे उसको प्रोड्यूस करवाया और उसको ऐसे टैंक्स में स्टोर करा. टैंक्स के ऊपर ऑरेंज कलर का बैंड और कलर था, उससे उसका नाम पड़ गया एजेंट ऑरेंज. और मिलियंस ऑफ टन्स में दिस एजेंट ऑरेंज वाज स्प्रेड ऑन द वियतनामीज फॉरेस्ट. एक्चुअली जो एजेंट ऑरेंज है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ 2,4-D, अ टाइप ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन. तो जब हेलीकॉप्टर से टन्स एंड टन्स ऑफ दिस एजेंट ऑरेंज वाज स्प्रिंकल्ड ऑन द वियतनामीज फॉरेस्ट, तो ये एक वीडी साइड की तरह काम करता है. मतलब डाइकॉट प्लांट्स की लीफ को वीड समझ के उनकी लीफ की शेडिंग कर सकता है. तो जैसे ये स्प्रिंकल किया गया, विद इन 4 to 5 days सारे पेड़ों के पत्ते जो थे घने जंगलों के, वो सारे झड़ गए. तो नीचे वियतनामी सोल्जर्स का जंगल में छुपना जो है वो मुश्किल हो गया. नाउ द यूएसए आर्मी कुड ईजिली डिटेक्ट देम एंड किल देम, एंड दैट इज़ हाउ द यूएसए वॉन द वॉर. बट इसमें जो उन्होंने केमिकल यूज़ किया था 2,4-D, और डायोक्सिन भी था एक केमिकल जो कि एक टाइप का सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, दीज केमिकल्स आर हाईली कार्सिनोजेनिक. और उन्होंने इतना ज़्यादा स्प्रे कर दिया था कि वहाँ की सॉइल पोल्यूट हो गई थी, वाटर लेवल तक भी पूरा ये पोल्यूशन केमिकल का पहुंच गया था. और आने वाले काफ़ी टाइम तक वहाँ पे लोगों को कैंसर्स और स्किन एलर्जीज और ये सारी प्रॉब्लम होती रही. तो यूएसए ने ये वॉर विन कर लिया. बट आफ्टर मे बी सम ईयर्स, वियतनाम ने, आपको पता है हर कंट्रीज़ का एक कॉमन कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. वहाँ पे अमेरिका के ऊपर केस कर दिया था एनवायरमेंटल एक्ट्स के अगेंस्ट कि इन्होंने ये जो 2,4-D और डायोक्सिन है, जो कि एक टाइप का सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इसको स्प्रे करके हमारे फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स होता है, उसको पूरा डैमेज किया है, हमारी सॉइल को पोल्यूट किया है, लोगों में कैंसर और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो उन्होंने केस किया था एंड आई थिंक उनको काफ़ी हद तक कंपनसेशन वगैरह भी यूएसए ने दिया है एंड एवरीथिंग. तो ये जो एजेंट ऑरेंज है, इट इज़ नथिंग. उस टाइम पे तो आपने एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, अब आप इसको बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो. दैट एजेंट ऑरेंज वाज नथिंग, इट वाज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन विच वाज 2,4-D एंड डायोक्सिन. और इसकी टेंडेंसी होती है कि जो डाइकॉट प्लांट्स हैं, मोनोकॉट्स तो छोटे प्लांट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स फॉरेस्ट में डाइकॉट्स ही होते हैं, तो डाइकॉट प्लांट्स की लीफ को शेड करा सकता है. तो दैट इज़ हाउ एक प्लांट हार्मोन को यूज़ किया गया एज अ वेपन इन द वॉर. ओके. उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है ऑक्सिन का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ नोन एज एपिकल डोमिनेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एपिकल डोमिनेंस, जैसे हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि प्लांट में 2 बड्स होते हैं. जैसे प्लांट है, उसके टिप पे जो बड होगा उसको हम बोलते हैं एपिकल बड. ठीक है. और जो भी प्लांट की साइड ब्रांच है, जैसे ये साइड ब्रांच है, इसमें जो बड प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड. ठीक है. ये यू कैन सी लेटरल बड, एक्सिलरी बड ये है. तो अगर हम प्लांट का एपिकल बड भी प्रेजेंट है और एक्सिलरी बड भी प्रेजेंट है, तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में, ठीक है, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, तो एपिकल बड की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सिन बना रहा है एंड दिस ऑक्सिन विल नॉट अलाउ द एपिकल द एक्सिलरी और द लेटरल बड्स टू ग्रो. तो जो टिप पर एपिकल बड प्रेजेंट है, उसने जो ऑक्सिन बनाया, वो जो नीचे साइड ब्रांचेस में एक्सिलरी बड्स हैं उनको ग्रो करना नहीं अलाउ करता है. सो दिस फिनोमिनन विल बी कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, ड्यू टू विच उसका रिजल्ट क्या होगा कि प्लांट सिर्फ लेंथ में बढ़ता है. जैसे आप कोई भी प्लांट देख लो, मेज़ का प्लांट देख लो, वीट का प्लांट देख लो, या फिर आपके बाकी के जो प्लांट्स हैं, डाइकॉट्स में भी आप देख सकते हो, यूकेलिप्टस है या कोई भी प्लांट होता है, तो वो लेंथ वाइज बहुत बढ़ते हैं, उन लंबाई में ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं. और नीचे नीचे हॉरिजॉन्टली, जिसको हम कहते हैं ना ज़मीन पे फैलना,
या बुशी होना वैसे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जो टॉप पे बड प्रेजेंट है वो बाकी के साइड ब्रांचेस को ग्रो करने नहीं देता या बहुत कम करने देता है। तो अगर हम चाहते हैं इस एपिकल डोमिनेंस को हटाना, सो द बेस्ट वे इज दैट वी नीड टू कट दिस एपिकल बड। इसको उठा के हम कट कर देंगे एंड वंस द एपिकल बड हैज़ बीन कट, तो ये जो साइड के एक्सिलरी या लेटरल बड्स हैं फिर ये ग्रो करना शुरू कर देंगे और प्लांट जो है वो बुशी हो जाएगा। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? जैसे अगर आप कभी असम घूमने जाओ या केरला घूमने जाओ जहाँ पे टी या कॉफ़ी प्लांट का कल्टीवेशन होता है, स्पेशली जहाँ पे टी प्लांटेशन होती है, तो आप देखना वहाँ पे, क्योंकि टी प्लांट्स का हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? लीफ। तो अगर वहाँ पे हमने एपिकल बड को नहीं काटा तो टी का जो प्लांट है वो लंबा, बहुत लंबा ग्रो कर जाएगा, 6 फीट 5 फीट तक ग्रो कर सकता है। लेकिन जो वर्कर्स हैं ट्री प्लांटेशन में काम करते हैं उनको तो उसके पत्ते तोड़ने हैं, दे हैव टू प्लग द लीव्स, बिकॉज लीव्स ही आगे चल के क्योर और ट्रीटमेंट से टी बनती है। तो अगर पौधा इतना लंबा हो गया तो हर प्लांट के साथ उनको सीढ़ियाँ लगा के, क्योंकि वो हाथ से प्लकिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि लीफ एक पर्टिकुलर स्टेज होती है, एक पर्टिकुलर उसका साइज होता है कि वहाँ तक आया कि नहीं, फिर ही उसको प्लग किया जाता है। ऐसे ही आप किसी भी लीफ को प्लग नहीं कर सकते, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर प्लांट इतना ऊंचा हो गया तो आप हर प्लांट के आसपास ऐसे स्टेयर्स लगा के तो नहीं लीफ को पहले देखोगे और फिर प्लग करोगे। तो वहाँ पे क्या करते हैं गार्डनर्स कि जो प्लांट की टिप का बड है उसको टिप से काटते रहते हैं। तो अगर आपने उसकी टिप्स कट कर दी तो ऑक्सिन नहीं बना पाएगा एपिकल बड, और उसका नतीजा क्या होगा कि प्लांट जो है लंबाई में ज़्यादा नहीं बढ़ता, वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा ग्रो कर जाता है, नीचे नीचे फैल जाता है ज़मीन पे, एंड द प्लांट विल बिकम बुशी। तो जो भी ट्री प्लांटेशन में वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है लीव्स को प्लग करना। तो जो एपिकल बड है वो एक्सिलरी बड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, कि मतलब एपिकल बड डोमिनेट कर रहा है। और उसको हटाने के लिए सिंपली हमें ये करना है कि जो टिप है प्लांट की टिप वो हम काट देंगे। ऐसे ही अगर आप कभी गार्डन में जाओगे, आपने देखा होगा कई बार गार्डन के, कोई अच्छे गार्डन में जाओ, जैसे लेट्स से दिस इज आवर गार्डन, तो साइड में कुछ फेंसिंग पे प्लांट्स लगे होते हैं और आपने देखा होगा माली अक्सर उनके टिप्स को काटते रहते हैं, क्योंकि अगर टिप्स नहीं काटेंगे तो वो लंबाई में बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि प्लांट ज़्यादा लंबा हो, हम चाहते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाए, बुशी हो जाए, ताकि वो फेंसिंग में लुक अच्छा दे। तो इसीलिए लगातार उसकी टिप्स को हम काटते रहते हैं। तो जो भी गार्डन में फेंसिंग में प्लांट यूज़ होते हैं, फेंसिंग मतलब चारों तरफ बाउंड्री पे डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स लगते हैं, जिसको कि हम अगर किसी को बॉटनी में इंटरेस्ट है उसको हेज प्लांट्स बोलते हैं। हेज प्लांट्स गार्डन में ऐसे ही नहीं कोई भी प्लांट उठा के हम फेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल टाइप के प्लांट्स आते हैं वो हम लगाते हैं फेंसिंग के लिए, उनको हेज प्लांट्स बोलते हैं। तो हमेशा उनकी टिप को कट करते रहना पड़ता है सो दैट दे डू नॉट ग्रो लेंथ वाइज, रादर दे स्प्रेड हॉरिजॉन्टली और दे अक्वायर अ बुशी अपीयरेंस। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑक्सिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिब्रेलिन्स। देखो जिब्रेलिन हमारा सेकेंड प्लांट हार्मोन है। इट इज़ एन एसिडिक पीजीआर। एसिडिक मतलब कि इसका जो ओवरऑल चार्ज होगा वो नेगेटिव है। एक्चुअली जो जिब्रेलिन्स होते हैं, एक होता है, बुक में आप रीड करोगे एनसीईआरटी में, टर्पीन रिंग, ये आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। टर्पीन रिंग कई बार सिंगल भी हो सकती है, ऐसे दो रिंग भी हो सकती हैं, दे कुड बी सिंगल और दे कुड बी डबल एंड जॉइन। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड है, उस टर्पीन रिंग के मॉडिफिकेशन से ये जो जिब्रेलिन है वो फॉर्म होता है। अब जिब्रेलिन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, मोर देन 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन, जिनको GA1 GA2 ऐसे नंबरिंग की गई है। बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, थोड़ा बहुत फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। तो डिफरेंट मोर देन 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स आर फाउंड। अब इसकी जो डिस्कवरी हुई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है जिब्रेलिन हार्मोन की। आई होप आप में से बहुत से लोगों ने कभी जब आप गांव जाते हो, विलेजेस वगैरह विजिट किए होंगे, तो आपने राइस प्लांट देखा होगा। राइस प्लांट बहुत छोटा होता है, 2 से 3 फीट ही होता है। इट्स अ क्वाइट स्मॉल प्लांट, मोनोकॉट प्लांट है। लेकिन जापान में ये नोट किया गया कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिसमें अगर एक डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड बकाने और फुलिश सीडलिंग डिजीज, तो इस प्लांट की हाइट देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई, 3 गुना 4 गुना ऊंचा हो गया, 6 फुट से भी ऊंचा हो जाता है राइस प्लांट, 7 फुट तक पहुंच जा रहा है। तो ऐसे प्लांट्स, नॉर्मल हाइट उसकी 3 फुट ही होती है, अब वो 6+ तक पहुंच चुका है। तो ऐसे प्लांट्स को वहाँ पे जापानीज़ लोग कहते थे कि ये जो प्लांट है ये फुलिश हो गया है। ठीक है, बकाने वर्ड जापानीज़ है जिसका मतलब होता है फुलिश सीडलिंग डिजीज़। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई कि क्यों होता है ये, व्हाट इज़ द कॉज। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, फ्यूजी जो साइंटिस्ट थे, ही वॉज कुरोसावा, एंड उन्होंने पूरा रिसर्च किया एंड देन ही कुड फाइंड कि ये जो प्लांट है इसके ऊपर एक फंगस ग्रो कर रहा है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस फंगस को लैब में ग्रो करना शुरू करा।
लैब में कल्चर किया और इस फंगस से उन्होंने देखा कि एक मॉलिक्यूल बन रहा है, उसको उन्होंने पूरा आइडेंटिफाई किया, क्रिस्टलाइज कर लिया और फिर पता चला कि ये मॉलिक्यूल जो है इट इज़ बिहेविंग लाइक अ प्लांट हार्मोन जिब्रेलिक एसिड, यानी जिस भी प्लांट में ये फंगस ग्रो करेगा तो ये फंगस जो है एक मॉलिक्यूल बना रहा है जो कि जिब्रेलिक एसिड प्लांट के हार्मोन से बहुत सिमिलर है, जिब्रेलिक एसिड का ही इफेक्ट शो कर रहा है। तो प्लांट में जिब्रेलिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा व्हेन दिस फंजाई इज अफेक्टिंग दी प्लांट्स, तो प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो ही कुड फाइंड कि जो बकाने और फुलिश सीडलिंग डिजीज है इट इज़ बिकॉज दिस फंजाई इज क्रिएटिंग अ मॉलिक्यूल जिसका एक्शन जिब्रेलिक एसिड वाला ही है। ओके उसके बाद फिर ये मेंशन्ड है कि जिब्रेलिक एसिड GA3 और टर्पीन्स ये सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, सबसे ज़्यादा डिटेल में हमने इनका जो स्ट्रक्चर है वो so this was all about gibberellic acid. So let's revise the last point कि जो last point है कि जो gibberellic acid 3 है जो कि टर्पीन का बना हुआ है, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर मैक्सिमम रिसर्च हैज़ बीन डन. नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स. तो जिब्रेलिन का फर्स्ट फंक्शन है दैट इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस. प्लांट का जो स्टेम है उसको इंक्रीज कर सकता है, जैसे कि हमने राइस प्लांट के केस में देखा है. ये ग्रेप की स्टॉक्स को भी इंक्रीज कर सकता है. ग्रेप की स्टॉक्स आप बचपन में ऐसे ड्राइंग बनाते थे ना, ग्रेप्स का ये पोर्शन होता है, उसके नीचे ऐसे ग्रेप्स अटैच्ड होते हैं, तो ये वाला पार्ट होता है स्टॉक, ये सारी उसकी स्टॉक है. तो अगर ये स्टॉक बड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियसली एक बंच में ज़्यादा ग्रेप्स लगेंगे. तो जहाँ पे भी ग्रेप्स की फार्मिंग होती है, जैसे पुणे वगैरह में है, यूपी के भी कुछ एरियाज़ में होता है जहाँ पे फार्मर्स आर ग्रोइंग ग्रेप प्लांट्स, इट्स लाइक अ क्रीपर. ओके तो उसके ऊपर अगर हम ऐसे जिब्रेलिन का डाइल्यूट सोल्यूशन बना के फार्मर्स उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे तो ग्रेप्स ज़्यादा लगते हैं, एक ही बंच में ज़्यादा ग्रेप्स बनेंगे क्योंकि स्टॉक जितनी बड़ी और मोटी होगी उसके ऊपर उतने ज़्यादा ग्रेप्स उसका वेट वो सपोर्ट कर सकता है. सो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि ये नॉर्मल वाला है और ये वो है जिसके ऊपर हमने जिब्रेलिक एसिड स्प्रे किया है. तो यू कैन सी ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं. सिमिलरली अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके स्टेम से हमें फ़ायदा होता है, जैसे शुगर केन है, शुगर केन आपने देखा होगा खेतों में अगर लगा हुआ देखा है गन्ना, तो उसका जो स्टेम होता है उसी से हमें जूस मिलता है, शुगर केन जूस, जिससे आगे चल के शुगर बनती है. तो अगर फार्मर्स शुगर केन के ऊपर डाइल्यूट सोल्यूशन जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर देंगे तो उसका जो स्टेम है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो जितना लंबा होगा स्टेम उतना फार्मर्स के लिए फ़ायदा है, उतना उनका जो बेनिफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. मोर शुगर और मोर शुगर जूस कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज स्टेम. उसके बाद इसमें फंक्शन है, ये वाला एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये फ्रूट की शेप्स को इम्प्रूव कर सकता है, एप्पल्स वगैरह की. तो अगर हम चाहते हैं कि फ्रूट की शेप थोड़ा और अच्छी हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो जाए साइज़ में, तो एप्पल्स वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एनसीईआरटी में मैंशनड है. दे डिले सेनेसन, मतलब अगर आप चाहते हो, कोई फार्मर है उसने, आप हिमाचल साइड चले जाओ, जम्मू साइड चले जाओ, वहाँ पे एप्पल्स की फार्मिंग बहुत होती है. फार्मर ये चाहता है कि मैं आज एप्पल सारे राइप हो चुके हैं, पक चुके हैं सेब, कि मैं आज सारे नहीं तोड़ता, मैं अभी आज 1/3 तोड़ लेता हूँ, बाकी मैं 4 दिन के बाद तोड़ूंगा. पेड़ के ऊपर छोड़ दिया तो वो सड़ जाएगा, जो आपका फल है वो ओवर राइप हो जाएगा, इट विल बी डैमेज. लेकिन अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा जिब्रेलिन एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन स्प्रे कर देंगे तो सेनेसिन रुक जाएगी. मतलब जो हमारा फ्रूट ओवर राइप होने वाला था, सेनेसिन का मतलब होता है ओल्ड एज, ओवर राइप होने वाला था, दैट वुड बी प्रिवेंटेड. एंड जो हमारा फ्रूट है हम उसको ज़्यादा टाइम तक उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं. प्लांट के ऊपर लगाए तब भी वो ख़राब नहीं होगा, आप उसको थोड़े टाइम के बाद भी प्लग कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा शुगर केन स्टेम वाला था, वो हमने कर ही लिया है, यू कैन सी इट हेयर. ओके, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच वी हैव टू डिस्कस कि ये बोल्टिंग में भी हेल्प करता है. जैसे पत्ता गोभी सबने घर में देखी होगी, ठीक है, नहीं देखी तो आप ध्यान से देखना. पत्ता गोभी जब आपकी मदर्स बनाती हैं उसमें बीच में से एक डंठल टाइप निकलता है जो कि उसका स्टेम है, उसको बहुत ध्यान से देखना. अभी सीज़न भी है, विंटर्स के सीज़न में अच्छी आती हैं ये कैबेज वगैरह, तो उसको ध्यान से देखना. जो उसका डंठल है उसमें ऐसे बहुत सारी पास पास ऐसे लाइंस बनी होती हैं. सो दीज लाइंस आर नथिंग, दे आर द नोड्स, और इनके बीच में जो बिल्कुल हल्का सा स्पेस है वो है इंटरनोड. अब देखो पत्ता गोभी बहुत बड़ी तो नहीं होती साइज़ में, आपके एक हाथ जितना ही ऊंचा होता है मैक्सिमम, या थोड़ा सा और बड़ा होगा. लेकिन अगर इस कैबेज प्लांट के ऊपर अगर कोई भी प्लांट इस टाइप की कंडीशन शो कर रहा है कि उसका स्टेम बहुत छोटा है और नोड्स बहुत पास पास हैं, क्लोजली सिचुएटेड हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रोजेट हैबिट. ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर देंगे तो ये जो नोड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा
और कैबेज प्लांट जो इतना छोटा है उसकी हाइट 3 फीट 4 फीट तक इंक्रीज हो जाती है. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बोल्टिंग. So with this we have finished the topic of gibberellins, and remaining topics we will do in the next class. Okay.